नमस्कार। बहुजन नमस्कार। संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम बातचीत करेंगे संतोष अग्रवाल जी से। हमारा एक कार्यक्रम है सप्ताह का व्यक्तित्व। आप जानते हैं कि सप्ताह का व्यक्तित्व कार्यक्रम हम उन शख्सियतों के साथ में करते हैं जिन्हें हम मानते हैं कि उनका जीवन प्रेरणादायी रहा, जिन्होंने समाज के लिए अपने से इतर हट कर के योगदान करने का काम किया, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अक्सर आम तौर पर ऐसा ही होता है कि हम जिन लोगों को जानते हैं, उनके कार्यक्रमों को जानते हैं, लेकिन उनके बारे में, उनके निजी जीवन को हम नहीं जानते। तो हमारी कोशिश होती है इस कार्यक्रम के अंदर हम निजी जीवन के बारे में जानें, उनकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके सोच के बारे में, उनका कैसे एक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, इसको हम समझने का काम करें। तो आज हमारे साथ में शहडोल से जुड़े हुए हैं संतोष अग्रवाल जी। समाजवादी नेता के तौर पर, वामपंथी नेता के तौर पर, किसान नेता के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपकी पहचान है। हम लोगों का बहुत पुराना संपर्क है, कम से कम 3 दशकों पुराना संपर्क है। और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी पोस्ट के तौर पर है जो बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले संतोष जी आपसे सवाल ये है कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? माँ-बाप क्या करते थे? और आपका उस समय जो है वो क्या परिवेश था? सामाजिक आर्थिक परिवेश क्या था? घर में कितने भाई-बहन थे? थोड़ा-सा आप इसके बारे में बताएँ। सभी को डॉक्टर सुनीलम, डॉक्टर तिवारी एवं समस्त श्रोताओं को जय भीम, जय शेवा जोहार, जय हिंद। मेरा जन्म तो कटनी में हुआ था, लेकिन जब मैं सवा साल का था, तभी मेरी माताजी मुझे लेकर मेरे पिताजी शहडोल आ गए थे। और जब मैं 4 साढ़े 4 साल का था, तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। मुझे उनकी कोई याददाश्त और पहचान भी आज नहीं है। लेकिन मेरी माँ ने मज़दूरी का काम किया। मेरी माँ शहडोल नगर में पापड़ वाली बाई के नाम से जानी जाती थी। उन्हीं ने मेरी परवरिश की, मुझे पाला-पोसा। हमारे यहाँ कोई आर्थिक स्थिति अति गंभीर थी। हम एक किराए के मकान में, एक झोपड़ में पट्टी में रहते थे। वहीं मेरी माँ पापड़ बनाने का कार्य करती थी। मेरी माँ ने अपने मेहनतकश तरीकों से मुझे पाला-पोसा, इंजीनियर बनाया। मैं बी सिविल हूँ। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने मेरिट में इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर को पास किया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर का प्रेसिडेंट था। ये दौर हुआ है जब शरद यादव भी इंजीनियरिंग कॉलेज में राजनीति करते थे। एक ग्रुप के लीडर शरद यादव हुआ करते थे और दूसरे ग्रुप का लीडर मैं हुआ करता था। यह जीवन का हम हमारा लोग शुरुआती। संतोष जी। जी आप बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। हम आपसे आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। आपने जो बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। मैं ये चाहूँगा कि आपका स्कूल हुआ और आप कॉलेज तक पहुँचे। सबसे ज़्यादा प्रभावित किन शिक्षकों ने आपको किया? कौन से आपके प्रमुख मित्र रहे जिनको आज आप याद करना चाहेंगे? तो शिक्षकों के बारे में, मित्रों के बारे में। देखिए, पढ़ाई के समय पर हमारे जो मित्र थे, पढ़ने के साथ उनमें 2 मित्र थे। राजन निगम, जिन्हें हम चूहा-चूहा कहते थे, जो बाद में नेवी के कप्तान, कैप्टन वगैरह भी हुए और यहाँ पर पर्यावरण डिपार्टमेंट के सीएमडी भी रहे मध्य प्रदेश में। दूसरा हमारा दोस्त था जनार्दन तिवारी, जो क्लर्क के रूप में बैंक में भर्ती हुआ था और क्लर्क के बाद वो एजीएम होकर के रिटायर हुआ। वर्तमान में भोपाल में निवासरत है। दूसरे 2 मित्रों में हमारे वेंकट अग्रवाल और रवि कटारे थे। ये हमारे खेल-कूद के दोस्त थे और उनके साथ हमने खेलना-कूदना और अपना जीवन व्यतीत किया। इन्होंने जो ये हमारे चारों मित्र हैं, इन्होंने हमारे पूरे जीवन को नज़दीकी से देखा और सौभाग्य की बात ये है कि आज हम पाँचों लोग, यानी हमारे चारों मित्र और हम सभी सर्वाइव कर रहे हैं। हमने पहले मॉडल बेसिक स्कूल में यहाँ पर शिक्षा ली। इसके बाद अर्बन बेसिक स्कूल में गया। अर्बन बेसिक स्कूल के बाद मैं रघुराज हायर सेकेंडरी में पढ़ा और इसके बाद जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं कॉलेज की मैंने शिक्षा ली। मैं इंजीनियर बना और उसके बाद मैंने छोटी सी पूंजी से अपना व्यापार
स्टार्ट किया। आप उसमें आप फिर आगे बढ़ गए। अग्रवाल साहब, आपसे थोड़ा सा शिक्षकों के बारे में भी जानना चाहेंगे। अगर कोई शिक्षकों में प्राइमरी से लेकर देखिए, के और इंजीनियरिंग कॉलेज तक के शिक्षक जिन्होंने हाँ, आपके जीवन को प्रभावित किया, जैसे आपको अपने मित्रों के नाम याद आ गए, ऐसे ही कुछ शिक्षकों के नाम आए तो जरूर आप साझा करें। देखिए पहले का तो मैं समझता हूँ कि हर शिक्षक ने जो प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया है वो आज तो कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। मुझे याद है कि प्राइमरी में जब तक मैं पढ़ता था, एक चौधरी जी थे, उन्हें मतलब चौधरी जी थे, इतना तो याद है, नाम भी पूरा मालूम था लेकिन अभी भूल रहा हूँ। उन्होंने प्राइमरी का मैं उनका बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ। इसके बाद जब मैं मिडिल में अर्बन बेसिक स्कूल में गया तो वहाँ राम बालक और कमल सिंह कमल जी थे। ये दो बहुत ही मतलब मारते तो बहुत थे लेकिन समझाते और प्यार भी बहुत करते थे। इन्होंने शिक्षा दी। इसके बाद जब मैं रघुराज में आया तो वहां पर मोहन जी श्रीवास्तव, जो एक बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में जानते हैं, जिनके चेले उदय प्रताप सिंह वगैरह हैं, उन्होंने मोहन श्रीवास्तव जी और एक द्विवेदी जी थे, उनके द्वारा हमको शिक्षा मिली। ये बहुत ही प्रेरणादायक और मार्गदर्शक शिक्षक थे जो चरित्र का निर्माण तो आवश्यक रूप से शिक्षकों में बच्चों में करते थे। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो उदय प्रताप सिंह ने आज देश में नाम बनाया है वो देन सिर्फ मोहन श्रीवास्तव जी की है। हम और उदय दोनों मोहन जी श्रीवास्तव के पास गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था तुम कहानीकार या वो नहीं बन सकते हो, तुम वक्ता बन सकते हो। और मैं वक्ता ही बन पाया। और उन्होंने कहा था ये उदय जो है ये बड़ा बढ़िया कहानीकार भी और लेखक बन सकता है, और वो उदय बना भी। तो पहले के लोगों में परख की क्षमता भी थी और पूरी प्रेरणा देते थे। तो मोहन जी श्रीवास्तव को मैं बहुत ही अच्छे से याद करता हूँ। उन्होंने बहुत सारी प्रेरणाएं दी हैं और उन्होंने जी कई लोगों को कवि के रूप में, कई लोगों को कहानीकार के रूप में उन्होंने पैदा किया है और बनाया है। जी, संतोष जी, आप अपने पूरे जीवन काल में स्कूल में या कॉलेज में सबसे पहले किस विचार से प्रभावित हुए, किस माध्यम से प्रभावित हुए? देखिए क्या था, हमने गरीबी झेली, झोपड़पट्टी में रहे हैं जिसमें पानी चूता था तो हमको खटिया के ऊपर एक पट्टी लगानी पड़ती थी। तो हमने गरीबी का दर्द देखा है। तो हम जब छोटे भी रहते थे तो भी हमारी जो माँ है वो यही बताती थी कि कभी किसी से मांगना नहीं, कभी किसी से ऐसी बात कभी करना नहीं कि तुम्हारे पास कोई कमजोरी है। और वो प्रेरणा हमारे पूरे जीवन में रही। और हमने यही महसूस किया कि गरीबी का दर्द बहुत बुरा होता है और गरीबी के दर्द के कारण जो है व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन मेरी माँ ने और वो सब कुछ किया ताकि मैं पढ़ सकूं, मैं लिख सकूं। उन्होंने एक एक दिन में 5-5 सेर पापड़ बनाए हैं। वो इसीलिए बनाए कि किसी तरीके से वो हमारी फीस को कर सके। और इसके साथ साथ में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था तो मुझे 90 रुपए महीने की स्कॉलरशिप मिलती थी। और वो बहुत थी, 75 रुपए महीने करीब का मेरा खर्च मुझे घर से मिल जाता था। और उस खर्च में मेरी माँ और मेरे बड़े भाई साहब थे, महेश प्रसाद अग्रवाल जी, उन्होंने भी मुझे 75 रुपए महीने की व्यवस्था किसी प्रकार से भी की और मेरे पास 75 रुपए महीना हो जाता था। 90 रुपए महीना मुझे स्कॉलरशिप मिल जाती थी। तो इस तरह से मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज को पास तो किया, लेकिन वहां से एक बात समझ में जरूर आई कि गरीबी का दर्द बहुत होता है। और अगर आदमी कहीं से उठ जाता है तो अक्सर मैंने देखा कि लोग अपने पुराने दिन को भूल जाते हैं। मैंने तो अपने मित्रों से कपड़े मांग कर पहने हैं, जैसे डॉक्टर विजय सराफ है, वेंकट अग्रवाल है, हरिन खेरे हैं। ये हमारे कई कॉलेज के टाइम के मित्र हैं। वो जानते थे कि मेरे पास कपड़े नहीं होते थे तो ये लोग मुझे इनके अच्छे अच्छे कपड़े बन करके आते थे जिसे अक्सर मैं उपयोग करता था। वहीं से एक प्रेरणा मिली कि भाई जीवन में कुछ बनना है, कुछ पैसे भी कमाना है। और आज ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, ऐसी कोई कमी आज जी, नहीं है। जी। मैं विचार की बात पूछ रहा था आपसे, अग्रवाल जी। आप किसी विचार के, किसी संगठन के साथ आप जुड़े, क्योंकि आप ने शुरुआती दौर में कहा था कि आप जब कॉलेज के अंदर थे तब 2 समूह वहाँ पर थे, एक शरद यादव जी का और एक आपका, और आप वहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे। तो आपका
कोई वैचारिक समूह था या व्यक्ति के तौर पर आप काम कर रहे थे? नहीं, देखिए, कॉलेज से ही प्रवेश तो शुरू हो जाता है और मैं शरद यादव का अ, विरोधी सिर्फ राजनीतिक रूप से या ये बोलिए कि पद और सत्ता के रूप में भले था, लेकिन जहां तक विचारधारा की बात है तो मैं युवजन सभा के तरफ से ही मतलब अपनी जुड़ा हुआ रहता था और समाजवादी विचारधारा का ही था, क्योंकि अगर मैं उठा हूं तो मैं ये मानता हूं कि वो समाजवादी विचारधारा थी जिसके कारण मैं उठ पाया। अगर जो आज की व्यवस्था है, आज का तरीका होगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई मजदूरनी का लड़का इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है। तो मैंने ये महसूस किया कि समाजवादी विचारधारा ही, उस समय मैं विचारधाराओं को नहीं समझता था, लेकिन मैं ये जानता था कि जो सबको लेकर चलने की बात है, जो गरीबों को उठाने की बात है, जो कहना चाहिए कि एक मेल जोल की बात है, वो इसी विचारधारा में। ये जरूर है कि आज के तारीख में मैं उसको समझ पाया हूँ कि समाजवादी विचारधारा जिससे मैं बचपन से जुड़ा था, क्योंकि मैं अहिंसावादी विचारधारा का था। हिंसावादी विचारधारा में मैंने आस्था कभी नहीं रखी और आज भी मेरी विचारधारा जो है वो अहिंसावादी है और समाजवादी है, और इससे जी, मैं कभी अपने तो आप को संतोष जी परिवर्तित नहीं। जी संतोष जी, आप उस चुनाव का कोई किस्सा आप साझा करना चाहेंगे जब आपने चुनाव लड़ा? शरद भाई ने भी चुनाव लड़ा। शरद भाई की हाँ, उस समय की जो पॉलिटिक्स थी उसमें वो दबंगाई भी हुआ करती थी और एक जी छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह उनके साथ में होता था। बाद में वो चुनाव भी लड़े और सबसे बड़े रईस को जबलपुर में उन्होंने हराया, छात्रों की दम पर हराया। मतलब आप जी सब लोगों की दम पर ही उन्होंने हराया और जो जी जबलपुर से निकले तो पूरे देश के अंदर उन्होंने समाजवादी आंदोलन का भी और सोशल जस्टिस की फोर्सेस का भी नाम रोशन किया, बहुत बड़ा उन्होंने योगदान किया। तो उस समय का कोई किस्सा आप अगर साझा करना चाहें जो आपको लगता हो कि प्रेरणादायी है या रोचक है, तो आप जरूर बताएं। देखिए, शरद जी हमसे सीनियर थे लगभग 3 वर्ष, और शरद जी का जो ग्रुप था, ये जो शरद यादव का एक ग्रुप था, एक रामेश्वर निखरा का ग्रुप था। तो कहना चाहिए कि वहां पर ये बात तो नहीं थी, पद ये था कि मैं किस तरह से सीआर बन सकता हूँ, कैसे जनरल सेक्रेटरी बन सकता हूँ, कैसे प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। तो हम और शरद जी जो है वो अगल बगल के हॉस्टल में, वो 8 नंबर हॉस्टल में रहते थे, मैं 9 नंबर हॉस्टल में रहता था। मैंने जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो मैंने वहां पर जो है सीआर का फॉर्म भरा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव का। और शरद जी ने जो 8 नंबर हॉस्टल, मैं 9 नंबर में रहता था, एक 8 नंबर हॉस्टल में चक्रवर्ती रहता था, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। वहीं मेरे मन में डिफरेंस आ गया और मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मैं एक वोट से चुनाव हार गया। और वहीं से मैंने ये तय कर लिया कि मैं शरद यादव के खिलाफ ही अपनी तैयारी करूंगा। शरद यादव के साथ बहुत बड़ा ग्रुप था, वो हर तरह से दमंग थे, उनमें बहुत सारी क्षमताएं थी। मेरे मैंने उसको डेवलप किया था, और डेवलप करने के बाद ये स्थिति थी कि एक बार हॉस्टल में, मतलब मेरे एक साथी को जिसका नाम राम सिंह था, उसको यूनिवर्सिटी में शरद भाई ने बुरे तरीके से पिटवाया, लात जूते से पिटवाया, घसीटवाया। ये मुझे बुरा लगा, तो मैंने भी यही रास्ता अडॉप्ट किया और फिर मैं हॉस्टल से एक अटैकिंग मूड में आया। फिर मैंने भी उनके जो साथी समर्थक होते थे उनके साथ मेरी मारपीट हुई और झगड़ा हुआ। फिर ये स्थिति बदलते बदलते ये स्थिति हो गई कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा था, तो मैं भी जिन साथियों को समझता था कि ये मुझे वोटिंग नहीं करेंगे, तो मैं यही प्रयास करता था कि वो हॉस्टल छोड़ के चले जाए, वोटिंग न कर सका। ये मैंने किया और मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। और जिस दिन मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना उसी दिन फायरिंग हुई, उसी दिन लड़ाई झगड़े हुए, और हमारे तरफ से 11 लोग और शरद यादव की तरफ से 35 लोग, कुल 36 लोगों को अरेस्ट किया गया, जो जेल गए और जेल में रहे। वहां से संघर्ष चलता रहा, लेकिन बाद के दौर में मैंने कई चीजें शरद भाई में देखी। मैंने देखा कि वो बहुत दिलेर थे। हमने अपने सामने देखा कि बहुत बड़ी पुलिस की फोर्स आई और अरेस्ट करने के, तो हम लोग तो यहाँ वहां भागे, छिपने के लिए गए, लेकिन शरद भाई जो है वो जूझ पड़े। उनको पुलिस वालों ने डंडों से मारा, घसीटा। राजेंद्र मजे जी और शरद यादव, तो राजेंद्र मजे जी बौद्धिक रूप से संगठन को चलाते थे
और शरद जी जो है वो दमंगियत से चलाते थे। शरद यादव की दमंगियत को मैं दाद देता हूँ। ऐसा दमंग व्यक्तित्व का व्यक्ति बिरला होगा और वो शरद जी थे। लेकिन यह है कि इसके बाद जी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल आया और जब शरद भाई चुनाव लड़े तब मैं पूरे टाइम जबलपुर में शरद जी के समर्थन में रहा। और जो ठाकुरदास बंग जो जयप्रकाश नारायण के राइट हैंड माने जाते थे, ठाकुरदास बंग के साथ मैंने कई मीटिंगें की। ठाकुरदास बंग को मैंने मतलब जबलपुर में मैंने शरद जी के लिए जितना कर सकता था पूरा 15 दिन रुक करके मैंने कार्य किया और शरद जी उसके बाद चुनाव जीते। और वहीं उसी चुनाव से जो है मैं समझता हूं कि देश में एक उछाल आया और कांग्रेस की सत्ता चली गई और उन्हें इमरजेंसी तक लगानी पड़ी। तो जीवन में काफी चेंजेस आए, लेकिन अपनी विचारधारा विचारधारा समाजवादी विचारधारा, अहिंसावादी विचारधारा मेरे रोम रोम और रग रग में बसी है। और आज के जीवन में जो मेरी सक्रियता है वो सिर्फ इस कारण है कि मैं देख रहा हूं कि देश जिस ओर जा रहा है वो बड़ी दुखद है। और जी अब आज जी। अभी संतोष जी हम लोग थोड़ा सा रुक के इस तरफ चलेंगे और आपके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि फिर उसके बाद में आपने जब ये तय किया कि आप व्यापार करेंगे, आपने ये तय किया कि आप अपना गृहस्थी बसाने का काम करेंगे, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में भी आप हमारे साथ में अपने विचार साझा करिए, अनुभव साझा करिए। देखिए क्या थी, मेरी माँ एक मजदूरनी थी, तो मेरे मन में एक बात तो रहती थी कि मैं कुछ अपने माँ के सपनों को पूरा कर सकूं। तो उस सपनों को लेकर के मेरे मन में आया कि देखिए राजनीति में ये देखता था, कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति राजनीति में सफल हो जाए और राजनीति में मुझे सफलता मिल जाए। तो मेरे मन में ये था कि मैं कुछ व्यापार करके कुछ आर्थिक मजबूती कर लूं, उसके बाद मैं राजनीति करूंगा, क्योंकि आर्थिक जरूरत है राजनीति के लिए, बहुत आवश्यक है। ये मेरे दिमाग में शुरू से बैठा था, इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से यद्यपि मैं जब निकला तो मैंने अपने प्रिंसिपल मिस्टर आर खन्ना जी से कहा कि मैं व्यापार करूंगा। तो मेरी चूंकि आर्थिक स्थितियों को जानते थे तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा ऐसा मत करना, तू नौकरी कर ले और सर्विस करना और तुम्हारी जो स्थिति है उसमें तुम्हारे लिए बेहतर ही है। लेकिन मैंने कहा नहीं सर, मैं 5 वर्ष के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में व्यापार फैलाऊंगा। और बोले बेटा ठीक है, युवा अवस्था है, दिल में भावना होती है, लेकिन परिस्थितियों को समझ के जो है मैं तुमको बता रहा हूँ। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, जी सर, और मैं चला। इसके बाद मैं हमारे एचओडी थे सिविल के मिस्टर खनूजा खनूजा साहब के पास गया, उनसे भी मैंने ये बोला, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा नहीं तुम जॉब वगैरह कर लेना। मैंने कहा सर मैं सपना लेकर के निकला हूं, मैं 5 साल में पूरे प्रदेश में व्यापार फैलाऊंगा। और उन्होंने फिर समझाया, मुझे बहुत चाहते थे वो, लेकिन मैंने कहा सर मैं इस भावना से निकल रहा हूँ, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद मैं मैंने जब मैं निकल कर आया तो यहाँ पर दादा कृष्णपाल सिंह जी थे, वो भी मुझको बहुत चाहते थे, वो जो है मंत्री थे। उन्होंने मुझसे बोला बेटा तू चला जा चचाई, और तो तुमको डायरेक्ट हम असिस्टेंट इंजीनियर का अपॉइंटमेंट दिला देते हैं और तू वहाँ सर्विस कर ले। मैंने कहा दादा मैं ना करूंगा, मैं जीवन में सर्विस के लिए आवेदन नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, देखूंगा मेरा संकल्प मैं पूरा करता हूँ कि नहीं। और उसके बाद मैंने बेलगैना से टोकनी और चटाई लाई, उसको बेचना सप्लाई का काम किया। मैंने सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन और लोहे का ट्रांसपोर्टेशन का काम चालू किया। मैंने छोटी छोटी बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन का काम लेकर चालू किया और रोडों का गिट्टी का इकट्ठा और मुरम का इकट्ठा करने का काम चालू किया। वहां से बढ़ते बढ़ते फिर मैं शिवपुरी गया। शिवपुरी में मैंने कुछ बड़े काम लिए और उसी तरह से मैंने वहां पर चंबल आयकट में भी ठेके का काम किया, जहां पर लोग काम करने से डरते थे और वहां पर डाकुओं का काफी प्रभाव होता था। लेकिन मैं जिंदगी और मौत से कभी डरता नहीं था। मैंने कहा जो होगा होगा, मैं काम करने से कहीं पीछे नहीं रहूंगा। और मैंने चंबल आयकट में भी काम किया और वहां ये विशेष फायदा था कि जो कार्य मुझे यहाँ पर 9 रुपए क्यूबिक मीटर में एक मीटर मुरुम की कीमत यहाँ 9 रुपए क्यूबिक मीटर मिलती थी और जिसे हमें 5 किलोमीटर ढोना पड़ता था, वही रेट चंबल आयकट में हमको 45 रुपए क्यूबिक मीटर मिलता था। और जबकि हमको मुरुम को सिर्फ आधा किलोमीटर ही ढोना पड़ता था। उससे हमारी जो है वो हमें ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ और उससे हम धीरे धीरे थोड़ा मजबूत हुए। उसके बाद हमने अपना घर मकान खरीदा, आर्थिक स्थितियां मजबूत हुई और उसके बाद फिर मैंने
दीगर कार्य किए, लेकिन चूंकि शुरू से भावना एक ही थी कि मुझे उन लोगों के लिए कुछ कार्य करना है जो जिन्हें मैंने देखा कि शोषित है, पीड़ित है। तो मैंने अपने जीवन में शुरुआत से ही दलित आदिवासियों के लिए संघर्ष किया। कहना चाहिए कि जिन्हें यहाँ पर नगर पालिका में काम करते हैं, जिसे समाज में भंगी समाज भी बोलते हैं, मैं उनके साथ जुलूस निकाल करके उनके साथ भी संघर्ष किया। मैंने आदिवासियों के साथ संघर्ष किया, प्रजापति समाज के साथ संघर्ष किया, और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किनके साथ हूँ, मुझे समाज में कोई क्या बोलेगा, क्या कहेगा। और मैं संघर्ष करता रहा। उनका भी मुझे जितना प्यार, प्रेम और विश्वास मिला वो उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। और वहीं से संघर्ष करते हुए मैंने हमेशा सोचा कि मैं उन लोगों के लिए ही लड़ूं, उन लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जीवन में एक आत्म शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है, जो पैसे या महलों में नहीं मिलता, ये किसी के लिए कुछ करने के लिए मिलता है। और इसी कारण से मैंने अपने पूरे कार्यकाल में इस समाज के लिए संघर्ष किया, और जिसका परिणाम मुझे अभी देखने को मिला। मैंने एक दलित बच्ची जिसका नाम अंजू गौतम है, ये अनाथ बच्ची है, इसको मैंने जनरल सीट से चुनाव लड़ाया, और उस जगह से चुनाव लड़ाया जहां से इसके खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े मठाधीशों ने चुनाव लड़ा। लेकिन ये इस बच्ची ने उनकी जमानत जब्त कर दी, क्योंकि जिनके बीच में मैं गया उन्होंने मेरे बात पर, मेरी वाणी पर विश्वास किया। और मैं उस क्षेत्र में गया था जहां मैं समझता था कि शायद मुझे एक भी व्यक्ति उस क्षेत्र में पहचानता नहीं है। यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर क्षेत्र था जिला पंचायत का, और वहां मुझे एक भी व्यक्ति जानने पहचानने वाला नहीं था। लेकिन मैं उस क्षेत्र में इस बच्ची को लेकर गया, और लोगों के बीच में जब गया तो सैकड़ों लोगों ने कहा, आप मुझे भले नहीं जानते, हम आपको जानते। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और ये बच्ची अद्वितीय मतों से जीती, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज ये जिला पंचायत सदस्य है, और इसकी स्थापना मैंने इस भावना से की है कि जिस तरह काशीराम जी ने मायावती को स्टैंड किया। काशीराम जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी फोटो मायावती के पीछे लगी रहती है। इस बच्ची को भी लोग यहाँ मायावती बोलते हैं, क्योंकि अगर इससे मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाने की तैयारी की थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, वो स्वयं इस कार्य के लिए धनपुरी अपना प्रोग्राम बनाकर आए, और कलेक्टर बैच से उन्होंने कहा किसी प्रकार से इस लड़की का फॉर्म नहीं भरा जाना चाहिए, नहीं तो ये मध्य प्रदेश की मायावती बन जाएगी। और वो इसको फॉर्म नहीं भरने की स्थिति पैदा होने दी। इसके सपोर्टरों को अंदर नहीं जा पाए, इसके सपोर्टरों को जिस तरह से डराया धमकाया गया, जिस तरह की स्थितियां निर्मित हुई, वो तमाम कारणों से ये अध्यक्ष बन तो नहीं सके, लेकिन इसके कार्य और संतोष जी, बहुजन समाज की तरफ से अंजू जी गौतम जी को बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने किसानों के बीच में भी काम किया है, शहडोल में किसान संगठन के साथ भी जुड़ करके आपने काम किया है, तो आपका वो अनुभव क्या रहा? कौन से मुद्दे रहे, इनके ऊपर आपने काम किया, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी आप कई संगठनों से जुड़े रहे? जी देखिए क्या है, यहाँ मोजर बेयर की एक घटना हुई थी जयतारी के पास, जिसमें मैं किसानों के छोटे छोटे कार्यों को हमेशा करता रहता था। लेकिन जब राकेश टिकैत यहाँ मोजर बेयर के कांड में आए, और मोजर बेयर में उनको अरेस्ट कर लिया गया, और उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, और करीब करीब 300-400 लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो मुझे पता चला कि कलेक्टर अनूपपुर ने इनको एक पत्रकार वार्ता में असामाजिक तत्व बोला कि ये जो बाहर के असामाजिक तत्व हैं, इन्होंने हमारे यहाँ की ये व्यवस्था को बिगाड़ दिया। तो जब मैंने ये देखा कि ये एक पेपर में इनको असामाजिक तत्व के रूप में घोषित किया गया है, समझ गया, उसमें कांग्रेस के विधायक बिसाहू लाल सिंह भी और कई पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी, और वहां पर कलेक्टर इस तरह की बात कर रहा है, तो मुझे ये बात बहुत हर्ट हुई। मैं जेल गया, राकेश टिकैत जी से मिला, मैंने कहा राकेश जी कैसे आपके साथ ये है, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। राकेश जी ने बोला देखो संतोष जी, मेरे पास इस समय एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं है जो मेरी बात को उठा सके। मैं बोला आप चिंता नहीं करिए, मैं अकेला भी रहूंगा तो आपकी बात उठाऊंगा और मैं आपके लिए ज्ञापन दूंगा। तो उनसे मिलने के बाद मैंने पहला ज्ञापन कलेक्टर को दिया और इनके पक्ष में दिया। उस समय एक भी व्यक्ति राकेश टिकैत के साथ बोलने वाला इस पूरे संभाग में नहीं था। राकेश टिकैत जी ने बाद में मुझसे कहा और रिक्वेस्ट की कि अग्रवाल जी
आप मेरे संगठन से जुड़ जाइए, मेरे संगठन का एक पद ले लीजिए। मैंने मना किया, मैंने बोला मैं आज तक किसी संगठन में पद नहीं लिया हूँ, मैं पद नहीं लूंगा। उन्होंने बोला इससे अग्रवाल जी मेरी मदद हो जाएगी। इसकी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर विजय तालान और अनिल तालान वगैरह से दबाव डालने के बाद मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे अपने संगठन का भारतीय किसान यूनियन टिकैत का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया। उससे मैं उसके लिए मैंने फिर कार्य भी किया। बाद में ये लोग जितने भी आते थे, मिलने आते थे, क्षेत्र में जाते थे, ये सब लोग जाते थे। इनके साथ मैं गाड़ियों में लेकर इनको गया, इनके रुकने की, खाने की पूरी व्यवस्था की और इनके साथ जी जो भी संतोष जी। तकलीफ आती थी। मैं मुख्य बात ये बताना चाहूंगा कि वहां पर ये जो लोग घुस नहीं पाते थे, जो लोग उस क्षेत्र में जा नहीं पाते थे, वहां मैं इन लोगों को ले गया। दूसरी बात, एक कुछ लोगों के बड़े बड़े महंगे महंगे सामान जब्त कर लिए गए थे, उसको मैंने रिलीज कराया। हाँ, मैं इस बात में जरूर, यहाँ जो पुलिस कमिश्नर ये वेद प्रकाश शर्मा जी थे, पुलिस कमिश्नर शहडोल, उन्होंने जरूर हमारे एक्टिविटीज को देखकर, हमारे कार्यों को देखकर हमें सपोर्ट किया और यहाँ तक कि कुछ लोगों को हमने सरेंडर कराया, जिनमें 35 किसान थे जिनके नाम फर्जी FIR थी। उनका सरेंडर कराने के बाद भी उनको अगर चाय समोसा खाने जाना है तो हमने बोल दिया कि उनको जाने दीजिए, तो हमने जाने दिया। बल्कि जो इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया था वो डरता जी था कि जी। कोई भाग जाए। तो मेरा कहने का मतलब कि वेद प्रकाश शर्मा जी का उस समय का जो एटीट्यूड था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने हमारे साथ कार्यक्रम भी किया जिसमें डॉक्टर जी संतोष जी। बी डी जी शर्मा जी ने मैं मुख्य अतिथि आगे का बढ़ता कार्य हूँ। जी जी। मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको शायद याद नहीं होगा या शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा कि राकेश टिकैत जब जेल के अंदर थे, तो मैं भी उस समय आया था, विधायक था, और उस समय प्रशासन को मैंने कहा था कि अगर राकेश टिकैत को नहीं छोड़ा गया तो मैं यहीं पर डेरा डाल दूंगा। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। और जाके जब जेल में मिला और अगले दिन कोर्ट में पेश करना था, तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने उनको पेश नहीं किया और मध्य प्रदेश की पुलिस उन्हें ले जा करके सिसौली छोड़ करके आ गई रातों रात। ये भी एक किस्सा है जो आपके इस घटना के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं आगे बढ़ता हूँ। समाजवादी आंदोलन के कौन से नेताओं के साथ में आपके जो है इंटरेक्शन हुआ, क्या आपके उनके साथ में अनुभव रहे? क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर बहुत दिग्गज समाजवादी नेता रहे और सबके साथ में आपका रिश्ता जो है रहा। विशेष तौर पर जो शहडोल के अंदर तो जो लोग विधायक बनते थे, सांसद बनते थे, उन्हें बनाने में भी और उनके साथ चलने में भी, संघर्ष करने में भी आपकी भूमिका रही है। मुझे याद है कि मैं खुद ही दलपत सिंह परस्ते जी के लिए जब आता था और जो बात आप अभी कह रहे थे कि उनके पास तो केवल एक मोटरसाइकिल होती थी और किराया भी नहीं होता था, तो 50 रुपए का पेट्रोल हम लोग डलाते थे, वो खुद ही मोटरसाइकिल चलाते थे, वो पर्चे बांट के, और वो व्यक्ति विधायक बनता था। तो इस तरीके का समाजवादियों का एक गढ़ वहां पर रहा है। तो आप समाजवादियों के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें, उनके संघर्ष के बारे में या कुछ नेताओं के अनुभव। जी। देखिए, जब इमरजेंसी खत्म हुई और इमरजेंसी खत्म होने के बाद पहला चुनाव हुआ जिसमें इन्हीं अपने दलपत सिंह परस्ते को टिकट दी गई थी। पहला चुनाव था इमरजेंसी के बाद का पहला चुनाव, जिसमें दलपत सिंह परस्ते जनता पार्टी के सांसद के उम्मीदवार थे। इनका इनके समर्थन में मैं सिंहपुर से और अमराहा भमराहा तक पैदल अपने कंधे में हल लेकर निकला था इनके लिए वोट मांगने के लिए, क्योंकि उस समय लोग डरते थे, लोगों को डर लगता था दलपत सिंह के साथ घूमने में। तो मैंने ये प्रदर्शित करने का काम किया कि डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने कंधे में हल रखा और हल चुनाव चिन्ह था और सिंहपुर से करीब करीब 12 किलोमीटर तक मैंने पदयात्रा की और मैंने लोगों से हल धर चुनाव चिन्ह पर वोट मांगे। ये मेरी राजनीतिक शहडोल में पहला कार्यक्रम था जब मैंने जो है दलपत सिंह परस्ते के लिए घूम घूम कर वोट मांगे। दूसरी, डॉक्टर साहब आप जानते हैं, आपके हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। आप शहडोल में आए हैं, मेरे यहाँ भी रुके हैं और मेरे साथ आपने कार्य भी चले भी है। आपने बहुत संघर्ष किया है और उसी प्रेरणा से, क्योंकि मुझे याद है कि मैं
कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा जरूर था, लेकिन जब आपके साथ दिग्विजय सिंह का वो जो एटीट्यूड हुआ था, जिसमें आपके ऊपर इस तरह का प्रकरण कायम हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। और फिर जो स्थितियां निर्मित हुई थी, उससे मुझे बहुत गहरी चोट लगी थी। मैं क्योंकि जानता था कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह का व्यक्तित्व है आपका, नजदीकी से जानता था। और वहीं से थोड़ा सा मेरे मन में कांग्रेस के प्रति भी एक कहना चाहिए निगेटिव भाव पैदा हुए थे। दूसरा यह है कि इस तरह के कई संघर्ष किसान स्तर पर मेरे रहे, लेकिन मैं ये जरूर है कि किसी एक जगह बंद कर इसलिए नहीं रहा कि मेरे जीवन में तो कि जहां भी शोषण और अत्याचार है, उसके खिलाफ मैं जो कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ, उतना मैं करूंगा। तो चूंकि आपको याद होगा कि मेरे ख्याल से वो हाई कोर्ट की बात थी, जब आपकी शायद जमानत की अर्जी लगनी थी या जमानत निरस्त होकर के सुप्रीम कोर्ट जाना था। जब ये बात भी आई थी कि डॉक्टर सुनीलम जो है इस स्थिति में नहीं है, सब लोग उसमें अपने तरफ से योगदान करें ताकि हम लोग उसको फाइल कर सकें। तो जी क्योंकि मैं उसको नहीं कहना चाहता, तो ये समझिए मुझे वो भी मालूम है। और उस समय जी मैं जी खड़ा हुआ था, सभी लोगों ने उस समय आर्थिक सहयोग किया था, वो जमानत हाँ का जो पैसा इकट्ठा किया था, ये है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं अब तिवारी जी अपना प्रश्न करेंगे, क्योंकि अब मुश्किल से 10-15 मिनट रहे, लेकिन मेरा एक प्रश्न जरूर रहेगा। जी जिस समय से आप माँ की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, मेरे मन जी में बार बार एक बात आ रही है, और ये मेरा जी प्रश्न है। माँ जी के पापड़, आपने जी ऐसा कोई ब्रांड बना करके, जो माँ ने पापड़ बना करके आपको पूरा एक तरीके का नया जीवन दिया और एक तराशा आपको और यहाँ तक पहुंचाया, तो माँ के पापड़ का ब्रांड आपने क्यों नहीं चलाया? ये मेरा एक प्रश्न है, नहीं, इसके आगे जो है तिवारी जी प्रश्न पूछेंगे। माँ के पापड़ को लेकर मैं चौराहे चौराहे और कॉलोनी कॉलोनी में पापड़ लो करके मैंने बेचे हैं। और मैंने कभी उसमें शर्म नहीं किया कि मैं जाऊं। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा तो वर्मा ऑटोमोबाइल्स मैंने स्कूटर पोंछी है, 4 आने मुझे एक स्कूटर के पोंछने का मिलता था। इसमें माँ पापड़ बनाती थी, तो मैं पापड़ वाली मतलब पापड़ लो बरी लो ये करके मैं चौराहे चौराहे और अपने उसके अंदर बेचा करता था। मैंने गोपारू, खन्नौदी वगैरह जैसी नगर में एक एक बोतल मट्टी का तेल भी बेचा है, वही चौराहे में बैठ करके। तो मुझे इस चीजों से कभी कोई मतलब परहेज नहीं रहा, लेकिन ये जरूर रहा कि अपना जमीर बचा रहे, अपने को हाथ न फैलाना पड़े और अपन सब कुछ कर सके। तो उसके लिए भी मैं ये मानता हूँ माँ का आशीर्वाद, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। मैं कहना चाहिए मनवादी व्यवस्था का कट्टर विरोधी हूँ। तो मेरी माँ ही मेरी भगवान है, मेरी माँ ही मेरी सब कुछ है, और उसी की मूर्ति लगाकर मैं कार्य करता हूँ। तो ये जरूर है कि आप जैसे लोगों का भी बहुत, जैसे हमको बाद में राजन मजे जी, शरद यादव, के.एल. अग्रवाल, जो विद्यार्थी जीवन में हमारे विरोधी थे, इन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग किया। के.एल. अग्रवाल तो ये सामान्य प्रशासन मंत्री था शिवराज सिंह चौहान के मंत्री में, लेकिन विद्यार्थी जीवन में हम लोग कट्टर विरोधी थे। और बाद में हमारे व्यापारिक जीवन में जब हम ठेकेदारी का भी काम करने लगे, तो के.एल. अग्रवाल ने हमको गुना में, शिवपुरी में काफी सपोर्ट किया। राजन मजे जी ने कोलारस वगैरह में सपोर्ट किया। ये सब लोगों ने हमको सहयोग किया। बाद में बात खत्म हो गई थी कि विद्यार्थी जीवन में कौन किसका विरोधी था। और मैं सभी धर्मों का, सभी भावनाओं का जी सम्मान जी करने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन गांधी को और अंबेडकर को अगर दोनों को पूछने की बात आती है, तो एक ने उनको आजादी दिलाई है जो सवर्ण समाज के थे और जो 100-200 साल, 300 साल पहले गुलाम हुए थे। लेकिन अंबेडकर ने उनको आजादी दिलाने का कार्य किया जो हजारों वर्ष गुलाम थे, हजारों वर्षों की जिन्होंने गुलामी छेड़ी, जिनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा था जो संपन्न हो, ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा था जो धन से उन्हें मदद कर सके, ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा था जो शिक्षा में आगे रहा हो। तो हम जी जी हमारे सामने समाज को अगर उस स्तर तक पहुंचाने वाला या देश को उन्नति के रास्ते पर सही रास्ता दिखाने वाला कोई व्यक्ति आता है, तो मैं जी 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 अंबेडकर जी को प्राथमिकता जी ये दे। जी मैं गांधी जी को भी नमन करता हूँ, जी क्योंकि उन्होंने देश को नहीं, आजाद ठीक है। कराया, मैं अहिंसा आगे की आगे हम असल में आगे हम बढ़ते हैं। आपके जो विचार है महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने भी जो दलितों के लिए या उस समय अछूतों के लिए जो कहा जाता है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उनका योगदान है। अलग बहस का विषय है। लेकिन मैं अब तिवारी जी से कहूंगा कि वो अपने प्रश्न करें। केवल 10 मिनट जी का समय बाकी है तिवारी जी जी, तो जो जो आपको जी जी पूछना है आप पूछ लें।
जी संतोष जी, आपको जी खास करके दो बिंदुओं पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। एक तो जी समाजवादी विचारधारा, खैर इस पर हम बाद में आएंगे। पहले मैं चाहेंगे कि इंजीनियर लोग तो स्वयं अपने आसपास तमाम ठेकेदार पैदा करते हैं, और आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आप सीधे ठेकेदार बनने के बारे में आप क्यों सोचे? देखिए, आर्थिक मजबूरियां आज जैसे आर्थिक मजबूरी क्या क्या होती है, ये अगर समझना है तो वो आर्थिक तंगी से उसका गुजरना जरूरी है। आर्थिक तंगी से गुजरा हुआ व्यक्ति समझ सकता है। जैसे मैं दलितों की स्थिति को समझता हूँ, आदिवासियों की स्थिति को समझता हूँ, जी। वो मैं समझता हूँ कि अच्छा। उनकी जो गरीबी और मजबूरी थी, उसी का नाजायज लाभ लोगों ने उठाया है। क्योंकि जो अच्छा वर्षों संतोष। से गरीब रहा हो, भूखा रहा हो, तो उसके लिए ये स्थिति बनती है कि वो बेचारा थोड़े से पैसे में भी, पैसा आने पर वो सोचता है कि मैं पैसे की तरफ चला जाऊं। यही समझ अच्छा लीजिए संतोष जी। कि भावनाएं होने जी जी जी। जी 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 संतोष जी, तो अगर आप इंजीनियर की सर्विस अगर आप ज्वाइन किए होते, तो हमको लगता है कि आप तो ज्यादा सुनिश्चित रहती, आपकी आमदनी एक निश्चित तनख्वाह मिलता, एक सामाजिक स्तर मिलता, तो आप कुछ ज्यादा तात्कालिक रूप से आप बेहतर कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आपने ठेकेदारी का रास्ता चुना, व्यापार का रास्ता चुना, तो क्या आप उस नौकरी से बेहतर समझते थे इसको? देखिए, पहली चीज तो नौकरी एक गुलामी है। हम गुलामी के किसी भी एंगल से पक्षधर थे ही नहीं, तो हम गुलामी तो कर ही नहीं सकते थे। हमें कोई बोले कि यहाँ चलिए। खड़े हो जाओ और मैं उसके कहने से खड़ा हो जाऊं, ये मेरे मतलब कहना चाहिए मेरे संस्कार में नहीं था। मेरी माँ भी अगर कभी कोई चलिए। बात आती थी तो किसी से चलिए। संघर्ष करने में पीछे नहीं रहती थी। वो चलिए। हमेशा अपने विचारों पर स्थिर रही। और चूंकि ठीक है। ठेकेदारी एक एक साधारण सुलभ रास्ता था दो पैसे कमाने का, तो उससे और दूसरा क्या था कि मेरे बहुत सारे साथी जो बाद में चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होकर के ही रिटायर्ड हुए हैं, ये सभी जी जी। सर्विस में थे। तो मैं जब कार्य आपका करता सही। था और मैं जाता था, तो ये मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे। अरे संतोष तुम, अरे संतोष तुम मुझे पेमेंट में, मुझे जी जी। सहयोग में कमी नहीं होती थी। जी सर। दूसरा, वो मेरे जी नेचर को सर। जानते थे। मैं सही जी साफ सर। सुथरा काम पसंद करता था। तो जो लोगों को जी। कहना चाहिए वहां कमीशन देना पड़ता था, 10%, 5%, 15%, मुझे वह उससे भी मुझे छूट मिल जाती थी। और वही दूसरा, दूसरा क्या था कि मैंने एक लड़ाई लड़ी थी अपने जीवन काल में, जब प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री थे, कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए कुछ फैसिलिटी दी जाए। तो मैंने 5 फैसिलिटी लागू करवाई थी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स को। उसके रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं थी, उसको 5% अधिक रेट भी होगा तो ठेका दिया जाएगा, और इसका लाभ मैंने पूरे जीवन उठाया। तो मैं वो जो 5 मांगे मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में, जब कॉलेज का प्रेसिडेंट था, जिसके लिए मैं विधानसभा में कूदा, गिरफ्तार हुआ, वो 5 मांगे मैंने प्रकाश चंद्र शेट्टी के जमाने पर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए मंजूर कराई थी। वो मेरे पूरे जीवन काम आई और मुझे मेरे अच्छा। विकास के लिए काम आई। और इसलिए मैं आज के जी लड़कों को सर। बोलता हूँ कि छक्का और चौवा के चक्कर में, ये जो छक्के और चौवे लग रहे हैं, इससे छक्के और चौवे जो बन रहे हैं, उससे ही बच्चों को अगर बचाया जा सके और उस तरह ले जाया जा सके जहां उन्हें रोजगार मिलेगा, जहां वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, बाप के और माँ के सपनों को पूरा कर सकेंगे, जहां तड़प मेरे मन में घुसती है, तो वो अब अच्छा ये सर। है हाँ। अच्छा ठेकेदारी सर, का कारण। अब हम सर के दूसरे पहलू पर आते हैं। जी समाजवादी विचारधारा। जी स्वाधीनता आंदोलन में भी समाजवादियों ने एक महती भूमिका अदा की थी, जी और कांग्रेस से ही टूट करके समाजवादी आंदोलन चला, कम्युनिस्ट आंदोलन चला, जी सब कहने के तो समाजवादी आंदोलन ही। और आपने कांग्रेस का दामन पकड़ा अपना अपना शुरुआती दिनों में, और कांग्रेस भी तो कहीं कहीं से समाजवादी धारा पर ही चल रही थी। तो फिर आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं, अब कांग्रेस आपके लिए उपयुक्त नहीं है अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए, और कार्यक्रमों के अपना प्रचार प्रसार के लिए, और अपने समाजवादी धारा में आपने एक पदार्थ में किया, ऐसा क्या लगा आपको नहीं, देखिए, कांग्रेस? मैंने आपको बताया मैं किसी राजनीतिक दल से इसलिए नहीं जुड़ सका कि मैं कांग्रेस में इसलिए था कि मुझे उस समय दादा कृष्णपाल सिंह जैसे लोग थे जो इज्जत सम्मान करना और हर वर्ग को लेकर चलने की बात करते थे। दूसरा ये था कि हमने इसके बाद कम्युनिस्ट भी ज्वाइन किया, और कम्युनिस्ट में मैं जिला सचिव भी रहा। मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ने टिकट भी दिया, मैंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा। लेकिन मुझे लगा कि धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि जो संगठन है, ये संगठन वैचारिक रूप से स्थिर नहीं है।
ये संगठन जो है ये दुकानदारी के रूप में कन्वर्ट होते चले गए। कम्युनिस्ट पार्टी में मुझे लगा कि ये सिर्फ यूनियन की नेतागिरी तक सीमित रहे हैं, और जो मेन विचारधारा, मैं आज भी अपने आप को कम्युनिस्ट मानता हूँ, मैं आज भी अपने आप को समाजवादी मानता हूँ, मैं इन विचारों से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। और कहना ये चाहिए कि कांग्रेस सिर्फ मेरे लिए इतनी थी कि इसमें एक सामंजस्य था, क्योंकि अगर सत्ता के साथ अगर सामंजस्य की स्थिति बनती है, चाहे वो समाजवादी के साथ है, मतलब एक तो अहिंसा का विचारधारा, दूसरा समाज का विचारधारा। देखिए इंदिरा गांधी ने पृथ्वी पर समाप्त किया, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इंदिरा गांधी ने कहना चाहिए कि कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किया। तो हमको ये लगा ये जो विचारधारा है ये समाजवादी विचारधारा है, इसे आप कांग्रेस पार्टी मानो या फलाना मानो, लेकिन विचारधारा पे जाओ तो ये विचारधारा कहाँ की है? कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण क्या विचारधारा है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या विचारधारा है? ये पृथ्वी वर्ष की समाप्ति कौन सी विचारधारा है? ये विचारधारा समाजवादी, जनता के दर्द और पीड़ा की, सबको ऊंचा उठाने की, और ये विचारधारा समाजवादी ही हो सकती है। इसलिए चाहे उसे पार्टी बोलो, आज मैं कहता हूँ कि आज मोदी जी ने बोला सबका साथ सबका विकास, अगर वास्तव में लागू करे तो मुझसे बोले वास्तव में लागू करे तो मुझे कौन सी तकलीफ है भाई। लेकिन बोलना कुछ, करने और कथनी में फर्क हो। हमें लगे कि भाई देश में धीरे धीरे वो मनुवादी व्यवस्था छा जाएगी, ये दलित और आदिवासी ये शोषित वर्ग हजारों वर्ष की गुलामी सहने के बाद फिर वहीं पहुंच जाएंगे, तो मुझे दर्द होगा, क्योंकि जीवन का थोड़ा सा समय बचा है। मेरी आज 76 साल की उम्र है, मेरे पास जीवन का बहुत थोड़ा, इसलिए मैंने इस बच्ची को तैयार किया है कि मैं मर जाऊंगा, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, तू इस कट्टर विचार की रहे, तो आज ये कट्टर विचार की है। सर हमें कह रहे हैं कि आज की तारीख में समाजवादी विचारधारा, जाहिर सी बात है कि देश में सबसे संपन्न और सबसे मजबूत विचारधारा भी है और आंदोलन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादियों को हम देखते हैं कि आपस में ही लड़ के अपनी ऊर्जा को ये लोग जो तो खराब करते रहते हैं, अपना व्यर्थ करते रहते हैं। क्या ऐसा आप क्या उपक्रम देखते हैं कि सारे समाजवादी देश भर में इकट्ठा अगर हो जाए तो हमको लगता है कि ये शायद सही मायने में विकल्प की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए हर जगह का एक चरित्र होता है, मैंने जो महसूस किया, सेव जो है वो कश्मीर में उगता है, आम जो है वो मध्य प्रदेश और कानपुर में उगते हैं। ये जो देश है हमारा, इसमें बड़ा स्वार्थी तत्व घुसा हुआ है, हर जगह सिर्फ अपना देखना, अपने को देखने के कारण देश गुलाम हुआ, अपने को देखने के कारण ये जाति और ऊंच नीच बना, अपने को ऊंचा बनाने के लिए, अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए देश का विघटन हुआ। देश मुगलों का लेकर के, अंग्रेजों का लेकर के, और आज भी लेकर के किसी विचार से गुलाम बना हुआ है। ये समाजवादी जो एक स्वतंत्र विचारधारा है, समाजवादी के दिमाग में एक कीड़ा होता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही है, मैं ऐसा करूंगा तो ही होगा। और इस विचारधारा को किसी भी प्रकार से कंट्रोल जब तक नहीं किया जाएगा, ये नहीं समझा जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही हो सकता है, हम उसे सही बोले, लेकिन कम से कम हम दूसरे की बात सुने, तो हम दूसरे की बात समझने की कोशिश तो करें, हम उससे बहस तो करें, इसके बजाय कि उससे नाराज होकर के किसी और उस जगह का पल्लू पकड़ ले जो पल्लू हम सबको तोड़ दे। जी आखिरी प्रश्न आपसे ये है जी संतोष जी, आखिरी प्रश्न ये है क्योंकि समय पूरा हो गया, आखिरी प्रश्न ये है कि आपने कहा कि आपको इस बात की बड़ी चिंता है कि आप बहुत जल्दी जाने वाले हैं या समय आपका बहुत कम हो गया है, वहां पर कोई ऐसा क्यू वगैरह लगता नहीं है, बहुत कम उम्र में लोग चले जाते हैं, और हमारे डॉक्टर जी परीख हैं 101 साल के अंदर जो है वो हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं, हमारे पंडित रामकृष्ण जी हैं जो 100 साल के अंदर प्रेरणा दे रहे हैं। अभी समाजवादियों का एक सम्मेलन कोझिकोड में हुआ, वहां 102 साल के समाजवादी हैं, वो भी अभी समाजवादी विचार को लेकर के काम कर रहे हैं। तो आप दीर्घायु हो ये कामना करते हैं, लेकिन अंतिम आप अपील अगर आप करना चाहें कि आप जो युवा पीढ़ी है या जो नए लोग हैं उनसे आप अगर कोई अपील करना चाहें तो आप अपील करें, इसके बाद हमें कार्यक्रम समाप्त करेंगे। जी मैं अपने तमाम बच्चों से, बेटियों से ये निवेदन करता हूं कि बेटी, देश में सिर्फ दो ही विचारधारा होती है, एक हिंसावादी, एक अहिंसावादी। एक विचारधारा होती है पूंजीवादी, एक विचारधारा होती है समाजवादी।
समाजवादी विचारधारा और अहिंसात्मक विचारधारा ही लोकतंत्र को सही ढंग से जीवित रख सकती है। कभी भी किसी भी युद्ध से कोई परिणाम नहीं निकला। हिटलर जैसे लोग भी इस दुनिया से चले गए। कभी हिटलर पनी ज्यादा दिन नहीं चलती। अगर इस देश का लोकतंत्र बचाना है, इस देश में प्रेम भाव रखना है, इस देश में एक दूसरे के प्रति दर्द रखना है, तो मेरी बार बार प्रार्थना है कि अहिंसावादी समाजवादी विचारधारा को अपनाएं और उससे प्रेरणा लें और समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करें। अपने लिए तो जानवर भी पेट भर लेता है, जानवर भी खा के और जीवन जी लेता है, लेकिन जीवन जीने का सही आनंद उसी को प्राप्त होता है जो दूसरों के लिए अपने जीवन को, अपने संपत्ति को, अपने अर्जन को समर्पित करके जीता है। यही मैं तुम सबसे बहुत बहुत शुक्रिया संतोष अग्रवाल जी आपका। आपने बहुजन संवाद को समय दिया। बहुत सार्थक हमारी बातचीत हुई और हमारे दर्शकों से अनुरोध कि वो इस कार्यक्रम को, ये जो हमारा इंटरव्यू है, ये जो बातचीत है, इसको वो साझा करें ताकि और भी लोगों तक ये प्रेरणा उन्हें मिल सके कि आप आर्थिक तौर पर आप गरीब परिस्थिति के हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी संकल्प शक्ति हो, आपका दृढ़ विश्वास हो अपने ऊपर, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं और समाज के लिए बहुत कुछ योगदान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए संतोष अग्रवाल जी।